Hello students, I am again present with the new lesson Lost Spring. Lost Spring has been written by Anis Jung. Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. सबसे पहले हम जान लेते हैं एनिस जंग के बारे में, जो कि इस लेसन के इस पार्ट के राइटर हैं। एनिस जंग का जन्म राउरकेला यानी उड़ीसा में हुआ था और 1964 में इनका जन्म हुआ था और अपना बचपन उन्होंने राउरकेला में ही बिताया था, लेकिन अपनी एडोलेसेंस यानी एडोलेसेंस होता है किशोर अवस्था, अपनी किशोर अवस्था उन्होंने हैदराबाद में बिताई थी। अब यहाँ से पढ़ते हैं। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी एजुकेशन शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA से प्राप्त की। हर पेरेंट्स और बोथ राइटर्स, उसके दोनों माता और पिता राइटर्स यानी लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग ने लेखक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने पेशा उनका था राइटिंग का पेशा था, वो लिखती थी। She has been an editor and columnist for major newspapers in India, और वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो इंडिया में कार्य करते हैं उनके लिए वो राइटर का काम भी करती हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, यानी वो दोनों ही हैं, राइटर भी हैं यानी उनके लिए लिखती भी हैं, और कॉलमनिस्ट कौन होते हैं? जो कॉलम्स के लिए लिखते हैं। अब बात करते हैं कॉलमनिस्ट। ये कॉलमनिस्ट होते क्या हैं? जो समाचार पत्रों के लिए लेख लिखते हैं उन्हें कॉलमनिस्ट कहते हैं। और वो दूसरा वर्ड है एडिटर। जो एडिटर को हम हिंदी में कहते हैं संपादक, यानी जो त्रुटियां होती हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उन त्रुटियों को दूर करके न्यूज़ को, समाचार को व्यवस्थित करके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए जो कार्य करते हैं वो एडिटर कहलाते हैं। तो उन्होंने इंडिया और अब्रॉड यानी देश यानी भारत में और अब्रॉड विदेश में एडिटर का भी काम किया है, संपादक का भी काम किया है, और कॉलमनिस्ट जिसे हम हिंदी में एक शब्द होता है कॉलमनिस्ट के लिए स्तंभकार यानी जो उनके लिए कॉलम्स लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेखक का भी कार्य किया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। ऑथर्ड मतलब लिखा है, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और जो फॉलोइंग, जो अगले की जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, ये एक्सर्प्ट को हम बोलते हैं हिंदी में उद्धरण, यानी एक्सर्प्ट वर्ड आया है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है उद्धरण, यानी किसी पुस्तक से कोई भाग जब हम ले लेते हैं और उसे एक विधा के तौर पर प्रयोग करते हैं तो हम उसे उद्धरण कहते हैं। तो ये उसी का अवतरण या उद्धरण है। और जो पुस्तक है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzes the grinding poverty। अब देखो शब्द आया है ग्रिंडिंग पॉवर्टी। ग्रिंडिंग पॉवर्टी क्या होती है? ग्रिंड मीन होता है पीसना, पॉवर्टी गरीबी। ग्रिंडिंग पॉवर्टी ऐसी गरीबी जो पूरी तरह से दमनकारी हो, अत्यधिक दुख देने वाली हो, उसे बोलते हैं ग्रिंडिंग पॉवर्टी। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और यहाँ पर एनालाइज जो हमारी लेखिका हैं वो उनका एनालाइज करती हैं, उनका वर्गीकरण करती हैं उन परिस्थितियों का, ग्रिंडिंग पॉवर्टी का, दमनकारी गरीबी, और ट्रेडिशंस परंपराएं, जो यहाँ के इन बच्चों को ऐसा जीवन जो एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से भरपूर है, उसके लिए बाध्य करती हैं, कंडेम करती हैं, मजबूर करती हैं। वैसे कंडेम भर्त्स न करना, बुराई करना इसका मीनिंग होता है। अब आगे हम चलते हैं अगले नेक्स्ट लाइन से, यहाँ से। तो
चलने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस लेसन के बारे में। इसके 2 भाग हैं। पहले तो जो पहला भाग है वो एक रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाले लड़के साहेब नाम के लड़के के विषय में है, और जो दूसरा भाग है वो एक चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति या लड़के के विषय में है। यानी 2 लड़के हैं, दोनों ही किशोरावस्था में हैं, दोनों की ही कहानी है। इसीलिए इस लेसन का नाम लॉस्ट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड या लॉस्ट स्प्रिंग। अब लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि जो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है वर्ष के भागों की जीवन से। जैसे वर्ष में सबसे पहले स्प्रिंग आता है, फिर उसके बाद हॉट सीजन यानी समर आता है, फिर उसके बाद आता है ऑटम सीजन, और फिर जो आती है हमारी विंटर सीजन। ये 4 सीजन आते हैं। वैसे ही हमारा चाइल्डहुड जैसे कि स्प्रिंग हो, बसंत हो, और यूथ या यंग एज हमारी कह सकते हैं हम ये समर सीजन है, और जो मध्यमावस्था है उसे हम कह सकते हैं पतझड़ की ऋतु, जिसे ऑटम कहते हैं, और लास्ट में शीत ऋतु यानी विंटर सीजन की कंपेयर किया गया है हमारे ओल्ड एज से। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं उनका जो बचपन है वो चोरी हो जाता है। वो बचपन की जो परिस्थितियाँ हैं, बचपन के जो आनंद हैं जो उन्हें लेने चाहिए, उनसे बिल्कुल वंचित रहते हैं ये लोग। तो इसीलिए इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली लाइन से। यहाँ पर पहली लाइन है, वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। यहाँ पर हम पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। साहेब ए आलम एक लड़का है, वो रैग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाला है। वो घूमता रहता है, कूड़े में जो कीमती वस्तुएं हैं, आप जानते हैं कूड़े बीनने वाले क्या करते हैं, कीमती वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। और जो लेखिका है, जो हम एनिस जंग है, वो रोज़ाना उससे मिलती है, देखती है उससे, साहिब आलम को और उसके साथियों को। और कई दिनों तक देखने के बाद, मिलने के बाद एक पहचान हो जाती है दोनों की आपस में, और वो पूछ लेती है कि भाई वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? मीन्स तुम रैग पिकिंग क्यों करते हो, कूड़ा क्यों बीनते हो? तो आई आज साहेब, यानी यहाँ से हम, तो वो साहेब कहती है कि मैं साहेब से पूछती हूँ। साहेब का पूरा नाम क्या है? साहेब ए आलम। हूम जिसे आई एनकाउंटर। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर मतलब गोली मार देना नहीं है, सामना हो जाना। जब हम किसी से मिलते हैं, जाते हैं मिलने के लिए, तो हम कहेंगे मीट, भाई मैं उससे मिला, आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला। लेकिन अगर हम बगैर किसी योजना के अचानक किसी से मिल जाते हैं तो एनकाउंटर कहलाता है। तो मैं जिसे मैं एवरी डे, रोज़ाना, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मिल जाती हूँ, जो मुझे मिल जाता है हर सुबह। स्क्राउंजिंग यानी यहाँ पर तलाशना, खोजना, बटोरना, जो खोज रहा होता है, पड़ताल कर रहा होता है। फॉर गोल्ड, सोने की खोज कर रहा होता है। किसमें? इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में, जो सोने की तलाश कर रहा होता है। सोना मतलब गोल्ड ही नहीं, कोई भी कीमती वस्तु। यहाँ पर सोने का प्रतीक है। सोना किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसी भी कीमती वस्तु के लिए। तो वो रोज़ाना घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं गार्बेज डंप्स में। और लेखक कहती है कि मैं पूछती हूँ उनसे। तो साहेब बताता है, जो साहेब है, साहेब के बारे में लेखिका भी कुछ जानती है। तो कहती है साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो,
साहिब ने अपना जो घर था वो लॉन्ग एगो मीन पहले, लॉन्ग एगो काफ़ी पहले छोड़ दिया था। सेट जो स्थित है, अमिडस्ट मध्य में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। आप ढाका जानते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी। तो ढाका के हरे हरे खेतों के बीच में जो स्थित है घर साहिब का, उसे बहुत समय पहले उसने छोड़ दिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। जो उसका घर है, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट, डिस्टेंट होता दूर, मेमोरी याद। तो उसका जो घर है उसकी दूर दूर तक यादों में भी नहीं है, अब बिल्कुल नहीं जानता है घर के बारे में, भूल चुका है वो। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म इन तूफान, बहुत सारे तूफान आए। स्वीप स्वेप्ट, स्वेप्ट मीन बहा ले जाना, जो बहा कर ले गए। देयर फील्ड, उनके खेतों को, एंड होम्स, घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मदर उसे बताती है कि क्या हुआ था, कि भाई तूफान आए बहुत सारे या बाढ़ें आई, उनमें उनके घर या खेतें सब तबाह हो गए और इसीलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। दैट इज़ वाई, अब उसकी मदर ने उसे बताया था कि भाई ये दैट इज़ वाई, यही कारण है, दैट इज़ वाई, यही कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया अपना घर। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर, तलाश में, तलाश करने के लिए, खोजने के लिए। गोल्ड मीन सोना, कीमती वस्तु, कीमती वस्तु की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया और कहाँ आ गए, बिग सिटी, बड़े शहर में आ गए। वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ पर वो रहते हैं। और आपको बता देता हूँ कि ये लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में एक जगह है सीमापुरी, वहाँ पर रहते हैं। ढाका से काफ़ी समय पहले ये आ बसे थे सीमापुरी में, जो कि बीहड़ एरिया था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी बस गए। और दिल्ली जो मेन दिल्ली सिटी है उससे बहुत दूर था ये, तो इसीलिए, और उसकी सीमा पर था, इसलिए इसे सीमापुरी कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब जब वापस विचार करते हैं कि लेखिका ने क्या पूछा था, लेखिका ने पूछा था कि भाई तुमने अपना तुम ये काम क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते। तो अब उसका आंसर आ रहा है साहिब-ए-आलम का। वो कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। भाई नथिंग कुछ भी नहीं, एल्स मीन दूसरी चीज़, टू डू करने के लिए, मेरे पास कोई भी दूसरी चीज़ या दूसरा काम करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, मटर मीन बड़बड़ाना, धीमे से बोलना। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए वो कहता है कि भाई मेरे पास और कोई काम करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जो लेखिका है वो उसे कहती है गो टू स्कूल, भाई स्कूल जाओ आप। आई से ग्लिबली, मैंने कैसे कहा, आई से ग्लिबली, मैंने ग्लिबली कहा। ये ग्लिबली क्या होता है, जब हम बड़ी सफाई के साथ, बड़े धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लिबली। जो लेखिका थी उसने धारा प्रवाह तरीके से बोल दिया कि भाई गो टू स्कूल, भाई स्कूल जाओ। और अगर शाब्दिक तौर पर कहें तो धारा प्रवाह, लेकिन यहाँ पर उसने एक चापलूसी के से भाव में कहा कि भाई स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस न साउंड, और तुरंत ही लेखिका ने रियलाइज़ कर लिया, अनुभूत कर लिया, महसूस किया। इमीडिएटली, तुरंत ही, महसूस, इमीडिएटली तुरंत ही, रियलाइज़ करना, महसूस करना, समझना। उसने तुरंत ही महसूस किया कि उसका जो एडवाइस है, उसकी जो सलाह है, कितनी हॉलो, हॉलो होता है थोथा, कितनी थोथी है। जैसे कि बांस होता है ना, बांस के अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉलो। तो थोथा बोलते हैं हम हिंदी में। तो उसका जो उसकी जो सलाह है वो कितनी ज़्यादा थोती है, उसने तुरंत ही महसूस कर लिया जब उसने कहा कि भाई स्कूल जाओ। बड़ी सफाई के साथ, बड़े धारा प्रवाह तरीके से उसने कहा था, लेकिन चापलूसी का भाव ये लगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब साहिब-ए-आलम कहता है कि भाई मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड, जब वो बना लेंगे, आई विल गो,
जब स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे कल, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं इसके साथ भेजूँगा आपके लिए, उन्हें भी करिएगा इस वीडियो के साथ।